अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदयों के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनू बाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी, गरीब, बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों ही पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों ही पर पहुंच जाती थी। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विषय में 2-4 लुकी छिपी बातें उसे न मालूम हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थी। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्ट मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थी। उसका आतंक था कि जो ही वह कमरे में कदम रखती, ओठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी, चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थी, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हो। पिछले रहस्य? कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो? धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है, यहाँ तक हम उसकी याद ही से कांप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियां जुगनू को दुत्कारती, पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननियाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल, चारों ओर की रक्षा करनी थी। और जिस किले में इतने द्वार हो, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वहां तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहां किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहां जुगनू की त्योरियां बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी। मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हो। नहीं, सभी बड़े छाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शीद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शीद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया मिस खुर्शीद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मदभरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शीद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शीद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई शहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शीद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे चालबाज मालूम होती है। यह भी देख रही हो कि वह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शीद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती है। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूं कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाए। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा। इसके गोयंदे न जाने कहां कहां लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद ये ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियां ये देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल ये पूछे। इस रात को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था।
यहाँ न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा, मैं इसे ठीक करूंगी। अगर ना निकाल दो तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने ही से क्या होगा? उसकी जबान तो न बंद होगी, तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन, आप देख लीजिएगा। टके की औरत यहां बादशाहत कर रही है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहां प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूं, आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी, उनसे डरती रहना। कह गई है मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा ना हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिएगा। यहां का आना ना बंद कर दो तो अपने बाप की नहीं। वह घूमकर दुनिया देख आई है तो यहां घर बैठी दुनिया देख चुकी हो। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिगनी का नाच नचाती हो। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया, कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आजादी बेचो। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कुंवारियां देख चुकी हो। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और कई लौंडियां आ गईं और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खानसामा ने पूछा, कहां से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूं बेटा। मेम साहब कहां से आई है? तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। खानसामा, नागपुर से आई है, मेरा घर भी वही है, 10 साल से इनके साथ हो। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खानसामा, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं, हाँ तकदीर की अच्छी है। इनकी मां अभी तक मिशन में 30 रुपए पाती है। यह पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी मां को बुलाने वाली है, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। ये गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पटती नहीं। जुगनू, मिजाज की तेज मालूम होती है। खानसामा, नहीं, यो तो बहुत नेक है, गिरजे नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती है। जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलो नहीं, मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसों से बहुत चिढ़ी। कोई मंगता आया और उसे डांट बताई, कहती है बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है, भला चाहती हो तो चुपके से राह लो। जुगनू, तो यह कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, मां से नहीं पटती, धर्म से विमुख है। पहले धाबे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई, साहब कहां से होंगे? जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह ही नहीं हुआ? हमारे यहां तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा, अपना अपना रिवाज है, इनके यहां तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी। हमारी बिरादरी में कोई इस तनो रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए, मुदा इनके यहां जो जी में आवे करो कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुंची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है? खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा, यहां नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं? जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहे।
हिंदुओं में तो दुधमुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की। और क्या कहती थी? और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने जो ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली। कुशल है मिस साहब। मैंने कहा, आपको आशीर्वाद दे आऊं। मैं आपकी चेरी हूं। जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहां अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है। वह सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए, जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। जुगनू से, माँ जी आप जाइए, फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग है। हम और यह बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था। पूछा, ये लौंडा कौन है? खानसामा ने सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब क्वारपन से जी उबा। अच्छा तरहदार जवान है। जुगनू, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चूमा चाटी तो जोरू कसम में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेरब मामला नजर आता है। जुगनू तो यहां से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शीद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहखा मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भांप न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कन्फुसकियां सुनती। देख लेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मजा आता है। दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है। जरा उसे सबक देना चाहती हो। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी ना हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृत्तांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता। यहां तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंडन, सुना तो उनके साथ का पड़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, ये कुंवारी कैसे बैठी है। अब कलई खुली। जुगनू, और कुछ हो या ना हो, जवान तो बाका है। टंडन, ये हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी। धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात ही को जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गई। मिस खुर्शीद, मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी न बचेगा। तुम जाकर रूप भर जाओ, तब तक मैं बातों में लगाती हूं। शराबियों की तरह अंत संत बकना शुरू करना। मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना। बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी। उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। हजारों रुपये महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कौड़ी दांत से पकड़ती है।
इनके द्वारे पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शीद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना, तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़कर देखा। ओहो, यह रिंगार! शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा, तभी यह तैयारियां हैं। नहीं, सोने के समय कुंवारियों को बनाव सवार की क्या जरूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों के रिंगार का केवल एक उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसलिए सुहागिनों के सिवा रिंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें छड़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों के चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपनी को उसके करपाश से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पीकर आए हो। किंग ने उसे और चिमटाकर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोवेंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोष के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूं? किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हो, आज से मैं खुले खजाने आऊंगा। खुर्शीद, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हकबकाकर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, यह बुढ़िया यहां कब आई? तू यहां क्यों आई बुद्धि? शैतान की बच्ची, यहां भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गला घोंट दूंगा। ठहर, भागती कहां है? मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से कह कहे उठ उठकर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस चंदन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस चंदन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेस चंदन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस चंदन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंककर आप दूर हट गईं। भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान ही गई थी। मिसेस चंदन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? क्या कुछ कहो तो। मुझे तुमने जगह क्यों न लिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही न दिया। जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहां गई है तो आती होगी। घड़ी भर बाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता, पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी? वह नहीं मारने दौड़ी, उनका वह खसम है, वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाले आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर दौड़ ही तो पड़ा। मैं सिर पर पांव रखकर न भागती तो चमड़ा उधोड़ डालता, और वह रात बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से सधी बदी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना पाप है। बेसवा भी इतनी निर्लज्ज न होगी। जरा देर में और देविया आ पहुंची। ये वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधि भी न रही, और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी। बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थी। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं। मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक कहा था, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उसे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ न लावें। अभी यह खिचड़ी पक रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा उठाकर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौंडा है।
महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ बैठी। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर नी संकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुतेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस डिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए शाह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठकर कहा, जी न भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। खुर्शीद, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं। रात वह नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी। खुर्शीद ने व्यंग्य समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी। शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देविया भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुर्शीद ने शरारत की। सूरत तो उनकी लाख 2 लाख में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहां लाने की जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मुआमले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती है? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहां कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिस खुर्शीद, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किम आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किम को देखने के लिए उत्सुक थी। किसी ने विरोध न किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहां चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देविया विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहां छिपा दिया आपने? खुर्शीद, छूमंतर से उड़ गए, जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू, मैं ये तिरिया चरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर, और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो। यही तो है वह रात वाले साहब। खुर्शीद, खूब पहचानती हो। जुगनू, हाँ हाँ, क्या अंधी हो। मिसेस टंडन, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू? ये तो डॉक्टर लीलावती है। जुगनू, उंगली चमकाकर, चलिए चलिए, लीलावती है। साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा। मैं कब इनकार कर रही हूं? इस वक्त लीलावती हो, रात को विलियम किंग बन जाती हो, इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कह कहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुर्शीद की पीठ पर थपकियां देती थी। कई मिनट तक हुहक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया। जबान बंद हो गई। ऐसा चरखा उसने कभी न खाया था, इतनी जलील कभी न हुई थी। मिसेस मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिक की नहीं? मिसेस बांगड़ा, इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती, आप लोग भी तो जो यह कहती है उस पर विश्वास कर लेती है। इस हरबोंग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी? मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ? तलाश होने लगी। जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़ी सज्जन, बड़ी शिष्ट, बड़ी उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हो, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हो। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह
जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूलकर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न दाम ही उचित होते हैं। यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गरीबीती दुकानों की चीजें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो। वहां माल अधिक खपता है, इसलिए ताजा माल आता रहता है। पर इनकी तो टुटपूंजिया से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मुड़ते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल में कराई और कंकर भरे हुए। मनो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल या 16 आने का टुजैम, और दरअसल घी से एक छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए। पर दाम दियाएंगे शुद्ध आंवले की तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल है। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों है? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने लिया है? आप फरमाते हैं। मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हो, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं, एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूं, मेरे साथ का पड़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहां तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपये न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भर दी कि देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के झट्टू, गिरहकट, लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त है, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपये चुकाए हो। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु ये भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूं रुपए तो दे आए, अब मान क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त? तो बस बगले झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो। मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरवती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपये मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि यह महाशय भी खुखल ही है। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरो रखने पड़े। सच कहती हो, कभी कभी तो 1-1 पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपये जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपये के वारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहां तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहां के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाए। जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है।
अब मैं बच्चों को लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसों को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढेले से भी इनकी मदद कर सके। दो एक बार महाशय को इसका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस चर भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा झूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जाने कहां से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूं। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूं, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज नहीं, बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है। अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजो तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खोलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लो, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बचा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते। बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे, और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घोड़े ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उलटे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घोड़े मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घोड़े द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घोड़े के सिर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाह री समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था, वह भी छीन लिया। इस पर जर भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे। घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हो। मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई। पैसे नजर नहीं आते, कपड़े कहां से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया।
आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हो कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहो। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दो, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हो। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हो। यह जड़ता है, सीधी सादी निरीहता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है और आपको दिखा भी दिया है। फिर दूसरों की विवेकहीनता की प्रौति हम क्यों करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती। यह सारी उदारता बाहर वालों ही के लिए सुरक्षित है। घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपये मैं दे दूं यह शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूं कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौकन की चीजें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हो, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हो। शपथ भी खाली है। इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूंगी, अरसिक कहूंगी, हृदय शून्य कहूंगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यावहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजर या डाली तो दूर की बात है। और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खमियाजा आप न उठाए तो कौन उठाए। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू, पिस्सू आदि उपाधियां मिली हुई है, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यावहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़ी मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहे तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे न खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंत रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहां नौकरी की वहां से निकाले गए। कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज्यादा न टिके। या तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक्य के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार है। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं। मोटर रख ली है। कई नौकर चाकर हैं, मगर यहां भोले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे, उन्हें क्यों चिंता में डालो, उन्हें भी तो अपना खर्च है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा
या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आने थे न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा। कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से। आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुंचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब न दारद। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्न चित्त नजर आते हैं कि क्या कहो। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई शिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं, या हम किसी लौंडी दासी की संतान है? 500 रुपए साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ ना हो तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपये क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे, कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहां से लावें जो हमारे पास भेजे। वाह री बुद्धि, मानो जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते मैं 1 नहीं 1000 बता देती, एक से एक बढ़कर कह देते। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया था, या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात। तकदीर ठोक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहो या कोप कहो, सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है कि यह भोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बजे गए हैं, युवराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हो, आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। जल्लाई हुई जाती हो और अखबार छीन कर कहती हो, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूं, मारे हंतरों की खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यो बिगड़कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूं, तू किधर से आ गया? तुझे वहां ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है। ये आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान, परेशान और बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूं, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई। कहाँ गया था? कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहां आओ। लड़का थरथर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही, मैं भी। वह क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हो कि कहां से इनसे शिकायत की। आप लड़की के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधों पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहां गए थे जी? मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है।
मैं समझ रही हूं कि यह भूमिका है। विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहां तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा घेर घार हुआ, काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूं, तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते, इसी तरह तो लड़की शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितने जोर से डांटा, बचा की जान ही निकल गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर में आए। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं? क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल के ऊत बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां, कभी कनकौवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते फिर ले बैठते थे। बस संध्या समय आधा घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें। कभी कभी आप सीन कटाकर बछड़े बन जाते हैं। लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है? पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज सुनते ही टहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी ही का स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहो, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यो घुमाओ, यो गोता दो, यो खींचो, यो डील दो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे, मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है, न हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए। बुरी बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बगले झांकने। मैं चाहती हूं एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपना चंदी रूप दिखाऊं, पर ये इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूं। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते थे। और इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहां बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियां छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियां भी है, उन पर मजे से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा। हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे। यहां भी आपका आदर्शवाद आ कूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलावे, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा जो की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहां जहां संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अठाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं।
हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंद्य है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपये की क्या जरूरत, यह गीतों का क्या काम। नाक में दम था। ये क्यों, वह क्यों, ये तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह में कालिक लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं, आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपये पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशु दान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हो, पुरानी प्रथा है, वेदकाल से होती चली आई है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप है कि कान पर जो नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हो, पैरों पड़ती हो, गिड़गिड़ाती हो, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मजा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, झक मारकर मुझी को मानना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रकार प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूं, मैं खुद नहीं जानती। पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वह जरा मामूली सी देर में घर आते हैं तो प्राण न हो में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे, तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई है, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसाकर फिट हो गए हो और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुधार, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार ना होंगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।